राइट, सर 20th मार्च मींस हमारा मार्च ऑलरेडी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है सर। जून 21 में हमारा अटेम्प्ट है और सपोज हम एक ही ग्रुप दे रहे हैं, ग्रुप 1 दे रहे हैं जून 21 में फॉर सीएम में इंटर। सर लॉ की तैयारी कैसे करें, कौन से, क्योंकि सारा कोर्स कवर करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ भी कवर ना कर पाएं, तो कौन से वो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिन पे ज्यादा फोकस करें, कैसे पढ़ें लॉ, सेक्शंस कैसे याद करें, कुछ हल्का सा आप थोड़ा सा गाइड कर दें। मैं सर डेफिनेटली अपने हिसाब से बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो मैं अपने बच्चों को हमेशा गाइड करता हूं। बेटा एक चीज याद रखना, मैं अभी तक प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि मार्च अगर आप इतने पे आ गए हो तो आपका जून में तो अटेम्प्ट ही है, और मई के महीने को तो हम पढ़ाई करने में गिनते भी नहीं है। मई में तो आपको रिवीजन करनी होती है। बेसिकली आप लोग ये मान के चलो कि आपके पास अप्रैल एंड तक का ही मंथ है, क्योंकि मई तो पूरा रिवीजन में निकल जाएगा। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो पहले मैं कुछ बच्चों के ना कॉमन पॉइंट्स बताता हूं, जो बच्चे मेरे से बहुत डरते डरते पूछते हैं कि सर पहले तो एक चीज बताओ मेरे को, कि बच्चे पूछते हैं कि सर हमें किसी टीचर की बुक से पढ़ना है या स्टडी मैट से पढ़ना है। तो बेटा स्टडी मैट को बेस मानो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। स्टडी मैट से बढ़कर कुछ नहीं होता, स्टडी मैट को ही बेस बनाओ। हाँ, लेकिन स्टडी मैट पे ना बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, उसमें बहुत सारी जगहों पे गलती होती है, अमेंडमेंट्स होती है, वो एक बार वेरीफाई कर लेना। अदरवाइज स्टडी मैट से बढ़कर कुछ नहीं है। पास होने के लिए दो ही चीजें चाहिए, एक स्टडी मैट प्लस स्कैनर, बस। क्योंकि पास अटेम्प्ट का ट्रेंड पता होना बहुत जरूरी है कि पेपर किस तरीके से आ रहा था। अब बच्चों के कुछ कॉमन पॉइंट्स के बारे में बात करता हूं कि आपको तैयारी करनी कैसे है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का 35 मार्क्स का कंपनी लॉ आता है, 30 मार्क्स का आपका कमर्शियल लॉज आता है, 25 मार्क्स का आपका इंडस्ट्रियल लॉ आता है, एंड 10 मार्क्स की आपकी एथिक्स आती है, एंड 100 मार्क्स का पेपर पूरा बाइफरकेटेड ऐसे है। बेटा अगर आप कंपनी लॉ देखोगे तो वो अपने आप में समंदर है, वो खत्म नहीं होता। और कंपनी लॉ अगर मोटा मोटा मान के चलो कि आपको 30-35 नंबर की तैयारी करने के लिए आपको कंपनी लॉ के अंदर 300 to 350 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। और ऑन द अदर साइड अगर आप अदर लॉज देखोगे, आपका इंडस्ट्रियल लॉ और एथिक्स देखोगे, तो मुश्किल से आपको 70 to 80 पेजेस पढ़ने, जिसमें आपका इंडस्ट्रियल प्लस एथिक्स दोनों कवर हो जाएंगे। तो अगर आप इंडस्ट्रियल लॉ और एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 25 की इंडस्ट्रियल लॉ है, 10 मार्क्स की एथिक्स है, वो भी 35 ही है। तो अगर आप देखो क्या होता है, इनिशियल स्टेज पे जब बच्चा हमसे कोर्स लेता है या हमसे कभी भी स्टार्ट पढ़ाई चालू करता है, तो मैं उसे हमेशा कंपनी लॉ से स्टार्ट करने को बोलता हूं, क्योंकि उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं अभी के हिसाब से बताऊं ना, तो आखिरी के टाइम के अंदर ना हमारे को रेलेवेंस नहीं देखनी होती, आखिरी के टाइम में हमें देखना होता है कि एग्जाम कैसे निकलेगा किसी भी तरीके से। तो हमारी स्ट्रेटेजी इस टाइम पे मार्क्स पे ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू ये कि नॉलेज। पता है क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बहुत नॉलेज लेने के चक्कर में ना सब पढ़ूंगा, उसका कुछ नहीं होता। और भगवान ना करे अगर ऐसा कुछ हो जाए, वो रह जाए ना, तो वो नॉलेज किस काम की जो पास ना कराए। तो मेरा मानना ये है कि आखिरी के टाइम पे अगर किसी बच्चे ने अभी तक शुरू से लेकर एंड तक पढ़ाई बहुत बढ़िया कर रखी है तो बेटा करते रहो। अगर नहीं कर रखी है तो अब पैटर्न पे चलो, अब सिलेक्टेड स्टडी पे आओ। और वो कैसे करना है मैं बताता हूं। उन बच्चों के लिए भी मैं बात करूं जिन लोगों ने अभी तक कुछ लॉ का आता पता ही नहीं है, जिनका दीन दुनिया में कि कुछ इस नाम का सब्जेक्ट भी है, जिन्होंने उठाया भी नहीं है, मैं उसके हिसाब से बात करूंगा। तो आप लोगों को बेटा कैसे चलना है मैं बता देता हूं। आप लोगों को इंडस्ट्रियल लॉ उल्टा चलना है, इंडस्ट्रियल लॉ खत्म करना है, एथिक्स खत्म करनी है, ठीक। उसके बाद आप लोगों को कंपनी लॉ पे आना है। अच्छा बच्चा बोलता सर कमर्शियल लॉ पे क्यों नहीं आना, मैं उसका एक रीजन देता हूं। कंपनी लॉ कहने को बड़ा है लेकिन वो खत्म जल्दी होता है। कमर्शियल लॉ के अंदर दिक्कत यह है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हर लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पे केस स्टडी बनती है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। वो चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। अगर आप अपना पीछे का आज तक का पास्ट ट्रेंड देखोगे तो सबसे ज्यादा केस स्टडीज कमर्शियल लॉ से आती हैं एज कंपेयर टू कंपनी लॉ। कंपनी लॉ नो डाउट बहुत टेक्निकल है, लेकिन सीएम में इंटर लेवल पे वो टेक्निकलिटी में पूछते ही नहीं है, तो हमें उतनी टेक्निकलिटी में जाना ही नहीं है। जितना टेक्निकल उसे बनना चाहिए उस हिसाब से वो पेपर में नहीं पूछते वो कंपनी लॉ। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, पहले तो एक क्वेश्चन और क्लियर कर दूं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल लॉ पक्का करना है, एथिक्स पक्की करनी है। एक क्वेश्चन बच्चे का बार बार आता है कि सर हमें सेक्शंस याद करने जरूरी हैं, तो बेटा एक चीज क्लियर याद रखना, सेक्शन याद करने जरूरी नहीं है। सिर्फ कहां जरूरी है मैं ये बता देता हूं। सिर्फ कंपनी लॉ के अंदर सेक्शन याद करना, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि कंपनी लॉ जितने सीएमए वाले हैं ना, जब ये लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब ये लोग पेपर बनाते हैं, तो हमारा सबसे ज्यादा यूज टू काम कंपनी लॉ पे होता है। तो उसके सेक्शंस ना हमारे टिप्स पे होते हैं, और चांस की बात है वो हम सेक्शन से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे अगर आप अभी भी देखोगे लास्ट अटेम्प्ट के अंदर बच्चों ने बताया कि 4 सेक्शन नंबर से क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, और वो चारों के चारों कंपनी लॉ में से ही थे। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि सेक्शन सिर्फ कंपनी लॉ के याद करने हैं, बाकी किसी लॉ के याद नहीं करने। ना इंडस्ट्रियल लॉ के याद करने हैं, ना कमर्शियल लॉ के याद करने हैं, ना उसके अलावा एथिक्स में तो खैर सेक्शन होते ही नहीं। दूसरा एक बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर जब हम अटेम्प्ट लिखते हैं
तो क्या उसमें एज इट इज लॉ की वर्डिंग लिखनी जरूरी है या अपनी वर्डिंग बनाकर लिख सकते हैं? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है बच्चे का। मतलब इतना परेशान है बच्चा इस चीज को लेकर कि सर मेरे से लॉ की वर्डिंग याद नहीं हो रही, वो एज इट इज याद नहीं होती। तो बेटा एज इट इज याद करने की जरूरत है भी नहीं, आज तक हमें ही याद नहीं हुई इतनी बार पढ़ा के, तो तुम्हें कैसे होगी? तो वो याद करने की जरूरत नहीं है एज इट इज। उसका एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं, इंग्लिश अपनी लिखो, बीच बीच में टर्मिनोलॉजी लॉ की यूज करो। एग्जाम्पल लेके बात करता हूं, नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं दिस इज रिलेटिंग टू, लॉ में बोलते हैं दिस इज पर्टेनिंग टू, तो वर्ड एक पर्टेनिंग आ गया। केस 2 लेके बात करता हूं, हम बोलते हैं इस चीज का स्कोप बहुत वाइडर है, लॉ में बोलते हैं इस चीज का एम्बिट बहुत वाइडर है। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, आपको इंग्लिश अपनी ही यूज करनी है, बस बीच बीच में टर्मिनोलॉजी लॉ की यूज करनी है, सामने वाले पे इंपैक्ट अच्छा जाता है। एज इट इज रटने की जरूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन आता, जैसे अभी हम सपोज नॉर्मल बंदे को बोलते हैं ना, उसको उठा के जेल में डाल दिया, बच्चा पेपर में भी अपनी इंग्लिश लिख रहा होता है, जेल में डाल दिया, इंप्रिजनमेंट। लॉ में वर्ड यूज करते हैं इंप्रिजनमेंट। तो कुछ नहीं करना बेटा, रटने की जरूरत नहीं है, जैसे अपनी प्लेन इंग्लिश लिखते आ रहे हो वैसे ही लिखते आओ। बीच बीच में जो कीवर्ड होते हैं ना, उनको सेट कर लो दिमाग के अंदर। और वो कैसे याद होंगे उसका एक तरीका बता रहा हूं आप लोगों को। मैं हमेशा हर बच्चे को बताता हूं, कभी भी जब लॉ पढ़ा करो ना, तो आपका एक, अब तो खैर टाइम कम बचा, वरना इनिशियल स्टेज में मैं ये बताता हूं, अभी भी अगर तुम लोग बैक से स्टार्ट करो तो कर सकते हो। जब लॉ पढ़ो, लॉ पढ़ने के बाद आपने सपोज एक दिन में 4 पेज करे, तो एक कॉपी लो, और कॉपी लेने के बाद उसको पूरे 4 पेज को 25% में समराइज कर दो। मतलब अल्टीमेटली उस मेन 4 पेज में आपने क्या क्रक्स देखा। जैसे मैं सालोमन का केस पढ़ाता हूं, अब सालोमन का केस सेपरेट लीगल एंटिटी पे था, अब उस केस में बहुत कुछ था कि उसकी वाइफ थी, उसके फादर थे, वो जूते थे, उसके जूतों का काम था, और ऐसे ऐसे एसेट्स बटे, वो हमें कुछ नहीं याद करना। अल्टीमेटली सालोमन की जजमेंट क्या थी, आप सिर्फ अपने नोट्स में क्या लिखोगे, पूरा सालोमन नहीं उतार दोगे, पढ़ा आपने पूरा, क्रक्स लिखोगे अपने नोट्स के अंदर कि हेंस उसमें क्या थी जजमेंट की, प्रायोरिटी शैल बी गिवन टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स फर्स्ट इंस्टेड ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। बात खत्म, कि पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलेगी, बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलेगी। वो एक लाइन में सालोमन का केस खत्म। तो नोट्स ऐसे बनाने हैं। ऐसे करके क्या होगा, अगर डेली बेस पे 4 पेज पढ़े और उसको एक पेज में अपनी कॉपी में बना दिया, तो अगर तुम्हारी बुक 500 पेज की है, तो करते करते तुम्हारा एंड के अंदर आते आते वो तुम्हारा मुश्किल से तुम्हारे को जो खत्म करना है वो 120-130 पेज में आपकी कॉपी बन जाएगी। पेपर में एक रात जाने से पहले तुम 500 पेज की बुक नहीं खत्म कर सकते, लेकिन अपने हाथ की कॉपी खत्म कर सकते हो। और समराइज नोट्स की फॉर्म में होंगे। अच्छा, आखिरी में बनाने बैठता है ना बच्चा, तो कॉपी नहीं बनती, और डेली बेस पे बनाने लगोगे पता भी नहीं लगेगा, पक्का भी हो जाएगा, हाथ के समराइज नोट्स भी बन जाएंगे, सब कुछ रेडी भी हो जाएगा। एंड तक देखोगे ओहो पूरा लॉ हाथ में है ना। ये अपने बच्चों को मैं टिप्स देता हूँ, ये मैंने अपने टाइम पे फॉलो करी थी। तो मैं एक चीज बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, 12th में 90+ वाले होंगे। अगर मेरे जैसा बच्चा अचीव कर सकता है ना, तो कोई भी कर सकता है। अगर मैंने निखिल सर से शायद कभी बात शेयर करी है, मैंने कभी किसी वीडियो में करी हो। मैंने CS एग्जेक्टिव के अंदर सिंगल ग्रुप दिया था अपने टाइम पे। हर किसी को अपना वो पता था लेवल की, मेरी औकात ही नहीं है 2 ग्रुप वाली, तो मेरी वही वाले हालात थे। हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं नहीं, सिंगल ग्रुप वाले बच्चे हैं। मैंने सिंगल ग्रुप दिया था और मैं सिंगल ग्रुप फेल हो गया था। उसके बाद मैं पढ़ता नहीं था। मैंने फिर उसके बाद जो तरीका आप लोगों को बताया, क्योंकि मेरे को ना लोगों ने बोल रखा था कि लॉ की वर्डिंग याद करनी चाहिए, एज इट इज रटना चाहिए, पूरा पूरा कोर्स याद होना चाहिए। जब मैं फेल हुआ, मैंने अगले अटेम्प्ट पे तैयारी करनी शुरू करी, मैंने समराइज नोट्स बनाने शुरू करे, और समराइज नोट्स बनाते ऐसे से पढ़ता चला गया। और उसके बाद क्या करा, मैंने लॉ की वर्डिंग याद करनी छोड़ दी, उसके सिर्फ टर्मिनोलॉजी याद करनी शुरू करी। पेपर देके आ गया, अगले अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप दिए, बोथ ग्रुप दोबारा फर्स्ट शॉट में क्वालिफाई होगा। पहले सिंगल ग्रुप दिया, फेल। दोनों ग्रुप अगली बार में एक ही बार में निकले, ऑल ओवर इंडिया सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे, कंप्लीट लॉ में ऑल ओवर इंडिया टॉपर था। मेरे को अपने टीचर से अवार्ड मिला, और जब उनका फोन आया कि सर आपके ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, आपकी नोटिस बोर्ड पे फोटो लगा दी, मैंने क्या बात कर दी, मेरे तो स्कूल में नहीं आया, अब तक इंडिया में कैसे आ गए। तो अल्टीमेटली एक इंसान को अगर डिसाइड होता है ना कि सर, होता है ना कि जिस इंसान को स्कूल में ना आए और टीचर बोलते तुम्हारे इंडिया में, इसमें चक्कर कोई और होगा, मैं नहीं हूं। तो और उसके बाद सर यहाँ पे बात रुकी नहीं, फाइनल में आए, एडवांस कंप्लीट होता है सर, आपको याद होगा, अब तो एसीएल हट गया। फाइनल में आए तो इन लोगों के एक्चुअल में क्या, सर बड़ी एकेडमी वालों को ना पता लग जाता है कि किस सब्जेक्ट में किसके कितने नंबर था, तो वो डिटेल निकलवाते हैं लोग। फाइनल में आया सर, कंप्लीट लॉ में ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट मार्क्स से टॉपर था, फाइनल में आया कंप्लीट लॉ में फेल। फिर दोबारा मेहनत करी, क्योंकि फाइनल में आके ना फिर टीचरों ने दिमाग में बिठा दिया कि फिर रटना है, अब ये फाइनल है, रट के जाना होता है, एज इट इज लॉ की वर्डिंग लिखनी होती है, एज इट इज करना होता है। फिर उनकी बातों में आ गया, फिर फेल हो गया। अगली बार फिर वही एग्जी वाला तरीका अपनाया,
ऑल इंडिया फोर्थ हाईएस्ट मार्क्स अगेंस्ट सीएस फाइनल, ऑल इंडिया कंप्लीट टॉपर। तो अल्टीमेटली जो मेरे साथ मैंने अचीव करा ना, वही तुम्हारे साथ बता रहा हूं। मैंने कभी कोई पार्शियलिटी नहीं करी कि यार मैं ट्रिक क्यों नहीं सिखाऊंगा। अल्टीमेटली तुम आगे बढ़ोगे तो यार किसी का ये हुनर है ना, जो एक आगे जाएगा ना तो आगे से आगे पास होगा, तो अल्टीमेटली सबका फायदा होगा। तो बेटा ये चीज जरूर फॉलो करनी है। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। तुम्हें पता है अगर किसी को ये लगे 4 पेज अगर तुम पढ़ लोगे ना, 4 पेज पढ़ने के बाद 1 पेज की समरी बनाने में ना आधा घंटा भी नहीं लगेगा। और आधा घंटा अगर आधा घंटा रोज लगा लिया ना, तो जब तक पेपर करने बैठोगे इतना अच्छा फील हो रहा होगा, भाई पूरी बुक मेरे हाथ में, मैंने अपने हाथ से रेडी करी है। ये तरीका जरूर फॉलो करना। तो आई होप आपका एक मिथ क्लियर हो गया। अच्छा, मैं सिलेक्टिव स्टडी के हिसाब से बात कर रहा था। इंडस्ट्रियल लॉ पहले करना है, एथिक्स सेकंड नंबर पे करनी है, उसके बाद कंपनी लॉ निपटाना है। और कंपनी लॉ को कैसे निपटाना है बेटा, मैं इसमें ना ये चीज नहीं बोल सकता, ना थोड़ी सी दुविधा है तुम्हारे लोगों के लिए। पहले मैं बच्चे को ये बोल देता था कि बेटा स्कैनर के गिने चुने क्वेश्चन देख ले। अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी लाइन से एमसीक्यू उठता है। अब वो बेटा तुम नहीं भाग सकते। तो अब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये पता ना हो तो मैं क्लियर कर देता हूं, इंटर के सबसे बड़े सब्जेक्ट ग्रुप 1 में 2 ही है, डीटी और लॉ। बेटा याद रखना, जो संभलते नहीं है बच्चे से, है ना। और चांस की बात है, बच्चा सबसे कम इंटरेस्ट भी नहीं में लेता है, थ्योरी वाले है ना, उनको अकाउंट्स न्यूमेरिकल वाले पेपर ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन बेटा वो बाद में परेशान करेगा। हमारे को ना पास होना है। और यहाँ पे एक दिक्कत क्या है कि कंपार्टमेंट नाम का कंसेप्ट नहीं रखा सीएम इंस्टीट्यूट ने, है ना, कि एक में रह गए तो आगे बढ़ जाएंगे, एक में फेल तो ओवरऑल फेल। तो बेटा एक चीज याद रखनी है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, किसी भी लाइन से भागना नहीं है। और बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, कंपनी लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, एथिक्स करने के बाद सबसे पहले कंपनी लॉ करना है। और कंपनी लॉ करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को लीस्ट इंपॉर्टेंस देना। ऑनलाइन के अंदर बहुत कम आ रहा है, वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा अगर तुम उसकी वेटेज के हिसाब से देखोगे। क्योंकि क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितना तुम लोगों ने फाउंडेशन में कौन सी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था वो तो वापिस आएगा, प्लस उसके अलावा जो एडवांस लेवल कॉन्ट्रैक्ट है, इंडेमनिटी गारंटी, वो सब भी है। तो उसकी वजह से क्या है, जितना तुम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हो उसके हिसाब से उसकी वेटेज है 7 से 8 नंबर की। अगर तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा मिलाकर देखोगे तो वो 80 to 90 पेजेस का जाता है पूरा। और तुम अपना इंडस्ट्रियल एथिक्स मिलाकर देखोगे तो वो जाता है 35 नंबर का। कहां वो 8 नंबर की तैयारी कराएगा, कहां वो 35 नंबर की तैयारी कराएगा। तो बेटा उसके हिसाब से चलना है, सिलेक्टिव स्टडी करनी है। लेकिन सिलेक्टिव का मतलब ये नहीं बोलूंगा कि मैं बीच में से रैंडम टॉपिक उठाने हैं। जो चैप्टर करना है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। आप एक काम कर सकते हो, ट्रेंड देख सकते हो कि स्कैनर में से कि कौन से क्वेश्चंस किस चैप्टर में से कम पूछे जा रहे थे। अगर कम पूछे जा रहे थे तो उन चैप्टरों को आप मार्जिन छोड़कर इग्नोर कर सकते हो। अगर बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं, अगर वो भी सिर्फ कंपनी लॉ में से बोल रहा हूं, इंडस्ट्रियल लॉ, बिजनेस लॉ और एथिक्स में से कुछ मत छोड़ना, क्योंकि वहां पे चैप्टर ही लिमिटेड है। कंपनी लॉ में बहुत सारे हैं तो उधर से कुछ छोड़ सकते हो। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे अब दिक्कत, तुम लोग ये तो कर दोगे, वहां पे पेपर के अंदर एक जो सबसे बड़ी बच्चे की दिक्कत आती है वो आती है कि लिखना कैसे है। अपनी स्पीड अभी से तेज करके चलना। बहुत सारे बच्चे अपने सीनियर जो बच्चे आपके दे चुके हैं पेपर, उनसे पूछना कि उनके साथ क्या हालात हुए थे। वो टाइप ही नहीं कर पाए, पढ़ के बहुत अच्छा गए थे, उनसे पेपर ही नहीं हुआ। तो अभी के लिए अब तो तुम लोग पहले से मेंटली मैच्योर हो कि तुम्हें पता है कि पेपर आना ही ऑनलाइन है। जब आना ही ऑनलाइन है तो बेटा फिर किसी चीज के लिए ना, अब ना तो इंस्टीट्यूट को ब्लेम करना है कि वो ऑनलाइन ले रहे हैं, ना वो कुछ कर रहे हैं, वो पहले से उन लोगों ने कर रखा है। तो अब अगर कुछ भी हुआ ना, एक चीज याद रखना, ना तो इंस्टीट्यूट का नुकसान होगा, ना किसी टीचर का नुकसान होगा, नुकसान तुम्हारा होगा। तो अगर कुछ भी करना है बेटा तो अभी से प्रैक्टिस करनी शुरू करो। अपना कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग की डेली 15-15, 20-20 मिनट भी लगाओगे ना, बहुत होगा। और ज्यादा टाइपिंग आएगी नहीं। अगर मैं तुम्हें लॉ का ट्रेंड बताऊं तो 25 नंबर के एमसीक्यू पहले आते थे, 35 नंबर के एमसीक्यू अलग से आएंगे केस स्टडी बेस वाले, जो इस बार का पैटर्न था। तो 20, 30, 50, 60 से 65 नंबर के 60 to 65 मार्क्स के आपके आएंगे ही एमसीक्यू। तो आपको लिखना ही मुश्किल से 25, 30, 35 मार्क्स के अंदर अंदर है। और वो जो लिखना है ना, वो इतना बड़ा चौड़ा नहीं लिखना, वो एक टू द पॉइंट वाली बात करनी है यहाँ पे, लेकिन वो बहुत अच्छे से करनी है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देनी है, उसके अंदर कहीं से भी ना भगने वाली गलती नहीं करनी कि हम। अच्छा एक चीज और है, लॉ में क्या होता है, जो बच्चा गलती करता है, आपको ना एक कंटेंट नाप लेना है। हम लोगों को क्या होता है कि हमें जो आंसर आता होता है ना, हम उसमें बहुत अच्छा लिख देते हैं। जो नहीं आता होता है ना, उसमें हम लिखते ही नहीं है, 2-4 लाइन लिख देते हैं। आपको ना एक कंटेंट नाप लेना है। क्या? एक कॉपी लो। मैं हमेशा बच्चे को बताता हूं कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं लेंथ के हिसाब से भी बता रहा हूं। भले ही बहुत सारे टीचर ये सिखाते हैं, मैंने देखा कि टीचर की वीडियो के अंदर वो ये बोलते हैं कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि लेंथ कितनी लिखनी है। प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर वो सिर्फ ये बोलते हैं कि आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए। वो उनकी बात ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि वो ऐसा नहीं होता, वो गलत होता है। आपको अगर 5 नंबर क्वेश्चन है तो कम से कम, अगर वो जो लिखने वाली शीट होती थी तो उसमें हम लोग, मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता कि एक फ्रंट पेज पूरा आना चाहिए। तो उसके हिसाब से वर्ड्स नापो उसमें कितने आ रहे हैं।
5 नंबर के आंसर में एक फ्रंट पेज पूरा आना चाहिए, एक फ्रंट पेज। अगर 6 नंबर का आंसर है, 8 नंबर का आंसर है, तो फ्रंट पेज पूरा, बैक वाला पेज आधा। उसका एक रीजन क्यों है मैं ऐसा बता रहा हूं। अगर इतना नहीं लिखा, तुम किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ, 1000 रुपए की पनीर टिक्के की प्लेट है, पनीर टिक्का बहुत स्वाद है, लेकिन उसने पीस खाली 5 ही रखे हैं, है ना, मूड उतर जाएगा पूरा, है ना, मूड खराब हो जाएगा पूरा कि हो क्या गया हमारे साथ। 1000 रुपए दिए, स्वाद बहुत था, तो वही होगा तुम्हारे साथ। आंसर बहुत अच्छा लिखोगे, लेकिन अगर उसके हिसाब से उसको वैल्यू नहीं दी ना, इंपॉर्टेंट 3 लाइन में लिख के आ गए, हाँ यस दिस, तो बेटा वो नंबर भी 2 ही देगा। आंसर बहुत स्वाद था तुम्हारा, लेकिन वैल्यू नहीं थी उसकी। तो बेटा ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा। मेरा मानना है, मैंने हमेशा उन्हीं बच्चों का रिजल्ट देखा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको आता बहुत कुछ था और बाद में आके बोलते सर आता तो सब था, नंबर नहीं आए। वो इसी वजह से नहीं आते, क्योंकि जिस आंसर को जितनी वैल्यू देनी चाहिए आपने उतनी नहीं दी। आपने आंसर सही लिखा, 2 लाइन में लिख के छोड़ दिया, तो उससे कुछ होगा नहीं। तो ये चीज याद रखनी है कि लेंथ पे भी ध्यान रखना है। अब ये नहीं है कि लेंथ के अंदर ध्यान रखने का मतलब है कि कुछ भी उसके अलूल जुलूल कहानी आसपास की दिन दुनिया की जो दिमाग में सब लिख दोगे। लेंथ का मतलब है उसको बढ़ाने का तरीका क्या होता है, उससे रिलेटेड आंसर लिखो। और अगर नहीं आ रहा ना, सपोज 5 लाइन 6 लाइन तुम्हारे को पता थी, उसका आंसर तुमने लिख दिया, अब तुम्हारे को आगे नहीं आ रहा, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इज ऊपर वाला दोबारा नीचे। ये चीज याद रखनी है। हाँ। और उसको कर देना, लेकिन अल्टीमेटली आंसर बड़ा हो जाएगा, मगर किसी और से लिंक मत डालना, थोड़ा सा उसी की लाइनों को घुमाकर डाल देना, तुम्हारा आंसर बड़ा बड़ा लगेगा और तुम्हारे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ नहीं पेलना। ठीक है, बस। और किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। बिल्कुल, सर के पास कुछ मिनट और हैं। सर थोड़ा ना पेपर, हाँ पीयूष बोलो। सर थोड़ा ना पेपर पैटर्न पूछना है, बिकॉज क्या हो रहा है कि इस बार ना पेपर पैटर्न में बहुत कंफ्यूजन हो रही है। कैसे क्या है कि बता रहे हैं 60 मार्क्स का जो है वो डिस्क्रिप्टिव में रहेगा, जबकि बोला जा रहा है कि एमसीक्यू बेस्ड ज्यादा है इस बार। यार मैं बताता हूँ, जो डिस्क्रिप्टिव टीचर बोल रहे हो, डिस्क्रिप्टिव किसको बोल रहे हैं, एक्चुअली में एमसीक्यू ही रहेगा। वो डिस्क्रिप्टिव क्या है कि जैसे तुम्हारा पहले सपोज 5 नंबर का केस आता था, वो या 8 नंबर का केस आता था, तो वो केस होगा, उसको वो डिस्क्रिप्टिव में गिन रहे हैं, वो केस होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उस केस से रिलेटेड नीचे एमसीक्यू होंगे। तो वो ऐसा नहीं कि तुम्हें 8 नंबर का लिखना है, लेकिन वो उसको डिस्क्रिप्टिव में इसलिए गिन रहे हैं क्योंकि पहले तुम बड़ा लिखते थे, वो बड़ा खुद लिख के दे रहे हैं, तुम्हें सिर्फ उससे रिलेटेड आंसर निकालने हैं। जैसे सपोज तुम लोग टेक्स्ट में पढ़ते हो, तो टेक्स्ट में क्या होता है, पहले बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करने पहले वो पूरी जीटीआई निकालेगा, जीटीआई के बाद डिडक्शन लेस करेगा, लेस करने के बाद वो फिर ऊपर टैक्स का अमाउंट निकालेगा। तो अब क्या होता है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब ये खुद ही बनाकर दे देंगे क्वेश्चन, उसके बाद बोलेंगे बताओ जीटीआई का अमाउंट कितना है, डिडक्शन का अमाउंट कितना है, टैक्स का अमाउंट कितना है। मतलब अब तुम्हें कैलकुलेशन सारी आखिरी में सिर्फ करनी है, वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व वहीं पे बना हुआ होगा। सेम ऐसे लॉ में हो रहा है। तो तुम्हें ना खुद कुछ नहीं करना है कि मतलब तुम्हें पूरा बड़ा बड़ा आंसर लिखना है, वो उसको डिस्क्रिप्टिव गिन रहे हैं। टीचर जो उसको बता रहे हैं 60 नंबर का होगा, वो बना बनाया क्वेश्चन होगा बड़ा सा, और उसके बेस पे तुम्हारे को आंसर लिखने हैं। वो 5 नंबर क्वेश्चन होगा, 8 नंबर क्वेश्चन होगा, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, और नीचे 5 पॉइंट इंटरकनेक्टेड होंगे। जैसे सपोज किसी डायरेक्टर को निकालना है, तो पहला पॉइंट बन जाएगा, अच्छा इस डायरेक्टर को निकालना चाहते हैं, तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा, क्या इस डायरेक्टर को निकाल सकते हैं, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड बन जाएगा, अगर निकालना है तो कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा, अच्छा फिर उस रेजोल्यूशन पास करने कौन सा फॉर्म जाएगा, अच्छा वो कितने दिन में जाएगा। तो वो कहने को एक बहुत बड़ी केस स्टडी थी और सारे पॉइंट आपस में इंटरकनेक्टेड थे। तो वो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं पेपर के अंदर। तो तुम अगर मान के चलो मोटा मोटा अभी भी 55 मार्क्स के आसपास के एमसीक्यू होंगे, उसमें से कुछ केस स्टडी बेस होंगे, बड़े वाले केस स्टडी बेस, और कुछ होंगे 1-1, 2-2 नंबर वाले केस स्टडी बेस, और बाकी जो नॉर्मल होगा तुम्हारा 40-45 मार्क्स के आसपास लिखने वाला होगा, टाइपिंग करने वाला होगा। जो पिछले पैटर्न था मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूं आप लोगों को। और सीएम इंस्टीट्यूट अगर इस बार कुछ अलग से बताएगा पैटर्न में, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अगर इनका कुछ मूड बदल जाए। लेकिन जो लास्ट पैटर्न था, जो बच्चों से पूछा, तो फिर उसके हिसाब से पूरा मैंने आपको बताया कि ये चल रहा था। और बताओ यार। सर लास्ट पैटर्न में गलते हैं 40 से 45 मार्क्स का टाइपिंग वाला था। हाँ मेरे भाई, हाँ 40 मार्क्स के आसपास का टाइपिंग वाला था। ओके सर। तो इसलिए स्पीड तेज रखना। केस स्टडी बता रहे हैं, तो ये केस स्टडी को फिर उसको ब्रीफली हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते रहते हैं। जैसे कोई हमें एक केस स्टडी दे दिया, उसी के ही क्या नाम है 8-10 हाँ राइट। वो एक केस स्टडी अगर 5 नंबर की, तो नीचे 1-1 नंबर के वो उसी से रिलेटेड एमसीक्यू होंगे। देखो एक होता है नॉर्मल एमसीक्यू, सपोज क्वेश्चन 1 पूछा एमसीक्यू चैप्टर बोनस एक्ट से, अगला पूछ लिया ग्रेचुइटी एक्ट से, वो क्या है, वो कनेक्टेड एमसीक्यू नहीं है। लेकिन जब केस स्टडी आएगी ना, वो सारे इंटरकनेक्टेड एमसीक्यू होंगे, उसी केस स्टडी से रिलेटेड। जैसे स्कूल में अनसीन पैसेज करते थे, उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो 5 नंबर के 8 नंबर के। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है भाई। हाँ सर एक चीज ये पूछनी थी कि सर कोड ऑफ वेजेस लगेगा हमारे टीम में? पेमेंट ऑफ वेजेस नहीं लगेगा, कोड ऑफ वेजेस, वेज कोड नहीं लगेगा। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि ना वो आ तो चुका है, CACS-CMA इंस्टीट्यूट आने के 6 महीने बाद नोटिफाई नहीं करता, जब वो इंडिया में एप्लीकेबल हो जाता है उसके 6 महीने बाद एग्जाम के लिए एप्लीकेबल करता है।
तो वो बन तो चुका है, लेकिन अभी तक वो इंडिया में ही नोटिफाई नहीं हुआ। जब तक वो भी इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है तो तुम्हारे पेपर के लिए कैसे एप्लीकेबल हो जाएगा? और जब वो इंडिया के लिए एप्लीकेबल होगा उसके भी 6 महीने बाद लगेगा वो पेमेंट ऑफ वेज कोड। ठीक है, तो अभी के लिए आप लोगों को ग्रेचुटी, बोनस वगैरह वगैरह वही सब पढ़ना है जो तुम्हारा चल रहा है, क्योंकि अब तो आप देखोगे जो अब तो खत्म हो गया सब कुछ। अभी इंस्टीट्यूट की जो नोटिफिकेशन है उसमें उन्होंने कहीं से नहीं बोला पेमेंट ऑफ वेज कोड लगेगा। अच्छा, आपको पता है वैसे उन्होंने तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 भी नहीं बोला लगेगा, लेकिन मैंने बच्चों को जरूर करवाया। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है, उन्होंने ना बोला ना एक्सक्लूड करा। और कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020 को आए हुए और नोटिफाई हुए 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, तो उसको जरूर करके जाना है बेटा। उसमें से कुछ ना कुछ आ सकता है, तो वो करना है। कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020 कंपनी लॉ के अंदर करना है, लेकिन पेमेंट ऑफ वेज कोड नहीं करना। इंडस्ट्रियल लॉ जैसा कर रहे थे वैसे करते रहो जो पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, ओके सर। ठीक है जी। सर जो 45 मार्क का आपने बोला ना शॉर्ट नोट आएगा, तो एक क्वेश्चन नहीं होगा भाई, 5 नंबर के, 8 नंबर के, हाँ बड़े सारे क्वेश्चन होंगे। हाँ हाँ हम यही बोल रहे हैं, पहले आता था लाइक बोल दिया कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर लिख दो 6150, तो ऐसा ही आएगा सर 8 भाई ये बहुत। अब इसके लिए एक बहुत चीज बताता हूँ बड़ी खतरनाक। इस बार के पैटर्न में अगर आपको पता हो तो इस बार ना इन लोगों ने, यार ये बहुत मेरे को बहुत बुरा लगा, इसके लिए बहुत सारे बच्चों ने सीएमए इंस्टीट्यूट में मेल भी करी। इस बार एक इन्होंने बहुत बड़ी गलती ये करी है कि इन्होंने किसी जो पैटर्न का फिक्स वेटेज है ना, इन्होंने उसमें से पूछा ही नहीं। जैसे एग्जांपल लेके बात करता हूँ, डायरेक्टर 10 नंबर का फिक्स था, वो कोर्स में डिवाइड है। इस बार डायरेक्टर इन्होंने खाली 6 नंबर का पूछा। और जो ये ग्रेचुटी, एक छोटा सा लेबर लॉ का चैप्टर है 25 नंबर में से, और वो अकेला 14 नंबर का पूछा। तो इस बार इन्होंने वेटेज पे ध्यान नहीं दिया। वो इनके पीछे से क्या गड़बड़ी हुई है वो मेरे को नहीं पता, इन्होंने इस बार क्यों करा ऐसा। सेम फाइनल में भी हुआ, फाइनल के अंदर भी यही हुआ। अच्छा, लेकिन फाइनल में तो चलो होना बनता है, फाइनल में ना कोई ऐसी फिक्स वेटेज नहीं है कि डायरेक्टर में से इतना आएगा, वो तो ट्रेंड चला आ रहा था। लेकिन आप लोगों में तो फिक्स वेटेज है, कितना आएगा ही आएगा। वो इस बार इन्होंने नहीं करा, मेरे को बहुत बुरा लगा कि ऐसा क्यों करा। बच्चों ने आगे बताया कि सिर्फ 6 नंबर का डायरेक्टर आया। पहले मेरे को लगा एक बच्चे ने बताया, फिर दूसरे ने बताया, तीसरे ने, सबने बोला कि सिर्फ 6 मार्क्स का डायरेक्टर आया। तो ये मेरे को भी नहीं पता भाई क्यों आया, ये तो सीएम इंस्टीट्यूट से पूछना पड़ेगा कि ऐसा उन्होंने क्यों करा बच्चों के साथ। सर ये फिर ये नोटिफिकेशन नहीं देते क्या पेपर पैटर्न की, जैसे अब जो ये वो तो तुम्हें पता ही है क्या करते हैं, मैं इसमें क्या ही बताऊं। नोटिफिकेशन तो बहुत अच्छी निकालते हो। और एक छोटी क्वेश्चन है सर, हाँ है, मैं बोल रहा हूँ जो मतलब अभी जो बोला शॉर्ट नोट्स, वो क्या मतलब 10 मार्क्स से भी ऊपर भी आ सकते हैं या 10 मार्क्स? नहीं 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 नहीं, 10 नंबर का नहीं आएगा यार। 5 और 8 का ट्रेंड देखा गया, 10 नंबर का नहीं देखा गया। 10 तो उसके ऊपर तो बहुत ही दूर की बात है। 10 का भी नहीं देखा, 5 8 यही चलता है। 4 का भी आता है। मतलब वो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे ना, केस स्टडी नहीं लिखते? केस स्टडी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। वो केस स्टडी में भी शॉर्ट नोट मतलब लिखने को बोल सकते हैं कि केस स्टडी, और उसको लिखो कि ऐसा नहीं कि केस स्टडी पे एमसीक्यू ही आएगा, केस स्टडी पे लिखने को भी आ सकता है। चलो गाइस, ठीक है, दैट्स ऑल। अब रमन सर का जिम का टाइम हो गया है। 7:30 आई स्टिल रिमेंबर सर। सो टाइम हो गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड अगर बच्चों की और कोई भी क्वेरी हुई तो सर मैं आपको जरूर व्हाट्सएप करूंगा। अगर डेफिनेटली सर, डेफिनेटली बता दीजिएगा, क्वेरी का रिजॉल्व कर डेफिनेटली सर। और आपने जो टेस्ट अब बनाया है मैं उसका रिजल्ट भी आपको फॉरवर्ड करूंगा और टॉपर्स के नाम आपको जरूर दूंगा। और ठीक है सर, टेस्ट बस अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट। और थैंक यू निखिल सर, थैंक यू आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए। थैंक्स लॉट सर, बाय बाय। ओके बाय ओके सर। ओके ओके बेटा, बाय बाय। ओके Okay guys, so now open your cameras and your registers should be in front of you, and let's start test of industrial law. माइक अपने म्यूट रखना, बस कैमराज ओपन कर लो। मानव तुम जा तो नहीं रहे ना? मानव और अभी तुम अभी हो ना? टेस्ट तो दोगे ना या ऐसे ही जा रहे हो? नहीं सर, दे रहे हैं। मानव कहाँ है? अभी मानव भी होगा नहीं। सर यहीं हूँ सर, यहीं हूँ मैं। अभी रजिस्टर दिखा दो जरा अपने आगे। हाँ, दिखा रहा हूँ। बुक दिखाओ। एक बारी कौन सी दिखा रहा रखी हूँ। हुई है? एक बारी हाँ ये देखो, फाइनेंशियल का ये है रजिस्टर, हाँ। और डायरेक्ट टैक्स की है बुक। लॉ की बुक तो नहीं रखी हुई आसपास कोई? ये भी डायरेक्ट टैक्स की बुक ही है। ठीक है। हाँ, और एक और चीज देख लो सर। हाँ। ये देखो, आप बैठे। वेरी गुड। ओहो मानव तुमने क्या क्या चीज, कौन कौन सी बुक खोल रखी है अपने सामने? सर, मेरे पास तो एक वो ही है सर, अपना जो नॉर्मल एक रजिस्टर होता है, वो भी गाड़ी में ही पड़ा हुआ था। चलो और फैंटास्टिक। कुछ नहीं है सर। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल लॉज। 3 एक्ट आज हम कवर करेंगे। ओके, तो ये है टेस्ट आपके सामने।
फिल इन द ब्लैंक्स, 1 मार्क ईच, तो 25 मार्क्स का ये पूरा टेस्ट है। और फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 mark each. Number 1, every adult worker who has worked for a period dash in a factory during a calendar year shall be allowed leave with wages for 1 day for every dash of work performed by him during the previous calendar year. तो 2 डैश हैं जिसको आपको फिल करना है। Question number 2. No child who has completed his dash shall be required or allowed to work in any factory. प्लीज आप सब अपना माइक म्यूट कर दो, माइक्रोफोन म्यूट कर दो। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा, मैंने भी स्क्रीन हाँ, शेयर किया है। देखा सर। Question number 3. The occupier shall dash before he begins to occupy or use any premises as a factory send to the chief inspector a written notice. Fourth, no adult worker shall be required or allowed to work in a factory for more than dash in any day without specific approval from the inspector of factories. मैं ग्रुप में भी भेज रहा हूं क्वेश्चंस, आप वहां से भी देख सकते हो। सर थोड़ा ना क्लियर नहीं आ रही स्क्रीन। तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखो, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में पिक क्लिक करके भेज रहा हूं चारों क्वेश्चंस की। Okay, next question. Gratuity shall be payable to an employee on termination of his employment has rendered continuous service for not less than. ये तो हमने डीटी में भी पढ़ा है। सर डीटी में 2 पढ़े थे, जो पोगा में कवर है। बस 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 भावनाओं को कंट्रोल। आंसर्स बाद में डिस्कस करेंगे। Question number 6. The employer shall arrange to pay the amount of gratuity within dash from the date of its becoming payable. Question number 7. Under Minimum Wages Act 1948, the appropriate government may review at such intervals as it may think fit, such intervals not exceeding dash, and revise the minimum rate of wages if necessary. Question number 8. The term adolescent means a person who has completed his 14th year of age
but has not completed his dash. And the last question is, every employee shall be entitled to receive bonus from his employer in an accounting year. For this, he has to work in the establishment for not less than dash in that accounting year. नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स विद रीजंस. तो आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है एंड उसका रीजन भी स्पेसिफाई करना है. 1 mark फॉर करेक्ट ट्रू और फॉल्स एंड 1 mark फॉर द करेक्ट रीजन. क्वेश्चन नंबर 1. द टर्म वेजेस इंक्लूड्स all emoluments which are earned by an employee while on duty or on leave in accordance with the terms and conditions of his employment, and which are paid or payable to him in cash, and includes dearness allowance, any bonus, commission, house rent allowance, overtime wages, and any other allowance. You have to mention true or false along with the reasons. Okay, question number 2. Teachers in educational institutes are not considered as employees under Payment of Gratuity Act 1972. You have to write true or false along with the reason. Question number 3. The maximum bonus payable during an accounting year is 15% of the salary. Okay, finally, 2 descriptive questions, guys. Discuss the applicability of Payments of Bonus Act 1965. Also mention the situations in which an employee is disqualified to receive bonus. 5 marks का question. And second question, discuss the situations on which gratuity can be forfeited. दोनों के लिए आपको 5 minutes दिए जाएंगे, तो टोटल 10 minutes में आपको दोनों descriptive questions solve करने हैं. ओके गाइज, लेट्स डिस्कस द आंसर्स नाउ. और अब अपने आप को मार्किंग दो आंसर्स के बेसिस पे. तो ये हैं आंसर्स आपके क्वेश्चंस के. तो फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट का आंसर है 240 डेज और मोर. और दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है 20 डेज ऑफ वर्क. 240 डेज और 20 डेज. सर अगर एक गलत है तो हाफ मार्क्स दोगे. क्वेश्चन नंबर 2. नो चाइल्ड who has not completed his 14th year shall be required to allowed to work in any factory.
Question number 3. Occupier shall at least 15 days before he begins to occupy or use any premises as a factory send to chief inspector a written notice. सर एक बार 15 days. सेकंड का बोलना, 14th सेकंड का year. दोबारा से। 14th year is the answer. सर थर्ड दिखा दो एक बार। थर्ड सामने दिख रहा है नहीं, अच्छा, अगर हमने present लेस हुआ देन वालों 15 इयर्स लिख रखा है तो चलेगा ना? को। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? नहीं, आंसर्स नजर आ रहे हैं अभी मेरी स्क्रीन पे सबको? यस सर। ठीक है। सर अगर हमने आ रहे हैं सर, अब आ रहे हैं। लेस देन 15 इयर्स तो चलेगा? अगर हमने ऐसे लिख रखा है लेस देन 15 इयर्स तो चलेगा ना? लेस देन 15 डेज तुम कह रहे हो? ईयर्स नॉट ईयर, डेज। नहीं, तुम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हो, थर्ड की? अच्छा, तुम सेकंड की बात कर रहे हो। अब सेकंड। देखो पीयूष, एक बात देखो, क्वेश्चन खुद तुम्हें बता रहे, तुम्हें आंसर में क्या लिखना है। हु हैज नॉट कंप्लीटेड लेस देन 15th ईयर, यहां पर फिट नहीं बैठ रहा ग्रामेटिकली। हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 14th ईयर, तुम्हें ऐसे ही लिखना चाहिए। हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज लेस देन 15th ईयर तुम्हारा मैच नहीं करेगा, तुम्हारा सही नहीं बैठेगा। हमें बताना है कि जिसको 14 ईयर कंप्लीट नहीं हुए वो अलाउ नहीं होता फैक्ट्री एक्ट में। तो मेरे हिसाब से ओके, गलत हो जाएगा। सर एडोलसेंस लिख सकते हैं? नहीं, ईयर्स लिखो। तो मैंने एडोलसेंस, तो वो गलत हो गया। बिल्कुल, एडोलेसेंस क्यों 18th ईयर होता है, 14th कहां होता है? नीचे आंसर देखो क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 3, 15 डेज, एटलीस्ट 15 डेज। क्वेश्चन नंबर 4, 9 आवर्स। फैक्ट्री में 9 आवर्स से ज्यादा अलाउ नहीं है विदाउट स्पेसिफिक अप्रूवल फ्रॉम इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज। Question number 5, gratuity shall be payable to an employee on termination of his employment has rendered continuous period for not less than 5 years. अब कोई पूछ रहा था ग्रुप के अंदर जब टेस्ट चल रहा था कि सर पोगा और नॉन पोगा हमने दो कवर किए हैं, तो भाई यहां पर अगर हम लॉ के पर्सपेक्टिव से देखें तो नॉट कवर्ड अंडर पोगा इज नॉट रेलिवेंट, क्योंकि यहां हम सीधा पोगा की ही बात कर रहे हैं। तो वो भूल जाओ, जो इनकम टैक्स में तो हमने एक सिचुएशन बनाई थी जहां पर पोगा में जो कवर्ड नहीं है वो भी अगर ग्रेचुटी पे कर रहा है तो उसका क्या सिचुएशन होगा। यहां आपको स्ट्रिक्टली जो लॉ बोल रहा है वो लिखना है। देन द एम्प्लॉयर शैल अरेंज टू पे अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी विद इन 30 डेज। 30 डेज में ग्रेचुटी पे करनी है। मिनिमम वेजेस एक्ट नॉट एक्सीडिंग 5 years। सर मैं काट दूं, मैं नंबर में लिखा था सर 18। अरे कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, नंबर इज ऑल्सो ओके। क्वेश्चन नंबर 9, 30 वर्किंग डेज, उसको एटलीस्ट 30 वर्किंग डेज तक वर्क करना है। थर्टी वर्किंग डेज। अच्छा, ट्रू और फॉल्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है फॉल्स, और रीजन है सेक्शन 2S ऑफ पेमेंट्स ऑफ ग्रेचुटी एक्ट डिफाइंस द टर्म वेजेस एज ऑल एमोल्यूमेंट्स विच आर अर्नड बाय एन एम्प्लॉय while on duty or on leave in accordance with terms of his employment, which are paid or payable to him in cash, includes dearness allowance but does not include any bonus, commission, house rent allowance, overtime wages and any other allowance. तो फर्क कहाँ है? फर्क है क्वेश्चन में था इंक्लूड्स डियरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशन, और जबकि आंसर है इट डज नॉट इंक्लूड बोनस, कमीशन, हाउस रेंट अलाउंस। तो देखो, अगर आपने सेक्शन नहीं भी लिखा तो इट्स ओके। आपको सिर्फ फॉल्स लिखने के बाद ये जरूर लिखना है कि क्या गलती है स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में गलती ये है, इट डज नॉट इंक्लूड डीए, बोनस, एचआरए एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है अगेन फॉल्स। In Ahmedabad Private Primary Teachers Association versus Administrative Officer, it was held that teacher was held not
to be not an employee under the act. The teachers are clearly not intended to be covered by the definition of employee, but POGA has amended the definition of employee, including teachers in educational institution within the purview of the act. So answer है false. और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, मैक्सिमम बोनस पेबल 15% होना चाहिए, नहीं फॉल्स है, क्योंकि मैक्सिमम बोनस पेबल होना चाहिए 20%. तो आपके तीनों ट्रू एंड फॉल्स का आंसर है फॉल्स.